नमस्कार। आज हम लोग मध्यप्रदेश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दूसरे क्लास की ओर चलेंगे और इसके अंतर्गत सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। लगभग 30 सेकंड लगेगा, फिर इसके डिटेल में ले जाऊँगा। कल जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा है, सुल्तान का खलीफा से संबंध, अमीर से संबंध, उलेमा से संबंध। फिर हम देखेंगे सुल्तान का केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा कैसा था, यानी कि उनका मंत्रिमंडल कैसा था। मंत्रिमंडल के लिए ही एक शब्द यूज किया जाता है, मजलिस खलवत। उसके प्रमुख मंत्री कौन है? वज़ीर, दीवान आरिज, दीवान इंसा, दीवान रिसालत। एक पांचवा है जज काजिल कुजात, उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन इक्तादारी के आधार पर हुआ है, ये देखेंगे। तब स्थानीय प्रशासन में सरकार और परगना देखेंगे, सरकार जिला स्तर का, परगना ब्लॉक स्तर का। फिर नगर का प्रशासन और ग्राम प्रशासन। इतने के ही बीच से क्वेश्चन आना है। अब हम इन सब को अभी मिटा देते हैं, जब एक एक करके इसकी बारी आएगी तो हम इधर चलेंगे। अब आप ये देखो कि सुल्तान के साथ जो मंत्री लोग लगे हुए हैं, जिनको हम मजलिस खलबत कहते हैं, उसका सबसे वरिष्ठ मंत्री है वज़ीर। वज़ीर को आप मोटे तौर पर प्राइम मिनिस्टर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वज़ीर के साथ में क्या क्वेश्चन आ सकता है जुड़कर? एक तो यह कि सबसे वरिष्ठ मंत्री है मजलिस खलबत में, दूसरा कि ज़्यादातर वज़ीर सैन्य पृष्ठभूमि से आए थे, सैन्य पृष्ठभूमि से आए थे। तो पूरे के पूरे सल्तनत का प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा सैन्य शक्ति पर आधारित था। तो उसके सारे अधिकारी कुछ एक अपवाद को छोड़कर सैनिक पृष्ठभूमि से ही आते थे। तो वजीर लोग, जो सामान्य तौर पर वित्तीय मामलों का मंत्री भी होता है, उसको देखकर लोगों को ये धोखा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री रहा होगा, एकेडमिशियन रहा होगा, उसका युद्ध से लड़ाई झगड़े से कोई वास्ता नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादातर वजीर जो थे वो सैनिक पृष्ठभूमि के थे। फिर इसको लेकर जो क्वेश्चन आ सकता है दूसरा, वो ये कि इसके अंतर्गत एक मामला आएगा कि कौन सा कालखंड ऐसा है जब वजीर का पोस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था, या वजीर जो उस युग का है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था। तो तुगलक काल। तुगलक काल का वजीर सबसे शक्तिशाली हो गया था। तुगलक काल का वजीर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसके बाद फिर आप देखोगे कि जो वजीर का मामला आपके सामने में आएगा, उसमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन एक ऐसा वजीर है जिसका मकबरा अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खान ए जहां तेलंगानी, खान ए जहां तेलंगानी नाम का एक वजीर था। तेलंगाना का ब्राह्मण था, वो मुसलमान बन गया था और बढ़ते हुए वजीर के पद पर पहुंचा था। उसको खाने जहां तेलंगानी कहते हैं। वह अपने समय में काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। उसके मरने के बाद जो मकबरा बना है, उस मकबरे की खासियत यह है कि उसका जो आधार है वह अष्टकोणीय है, ऑक्टेगोनल है। अष्टकोणीय, ऑक्टेगोनल।
और इस तरह का पहला स्ट्रक्चर बनाया गया है सल्तनत काल में, इसलिए यह रिमार्केबल आर्किटेक्चरल फीचर माना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब वजीर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं। तब दीवाने आरिज, दीवाने आरिज माने रक्षा मंत्रालय, दीवाने आरिज माने रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का गठन हुआ बलबन के काल में, बलबन के द्वारा गठित। ये मत समझिएगा कि उसके पहले सैन्य विभाग नहीं था। सेना पहले थी, तब तो तुर्कों ने भारत को जीता और फिर इल्तुतमिश ने कई सारा सफल अभियान किया, फिर रजिया ने भी अभियान किया। लेकिन उस समय सेना की अलग अलग शाखाएं अलग अलग प्रधानों के अधीन हुआ करती थी और सब के सब सुल्तान के अधीन होते थे। जैसे हश्म कल्ब वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करता था, हश्म अतरफ वो प्रोविंशियल को करता था। ऐसी कई सारी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। लेकिन इसके कारण सैन्य विभाग अव्यवस्थित हुआ था, तो इसकी शक्ति विकसित नहीं हो पा रही थी ज़्यादा। इसीलिए बलबन ने इनको ज़्यादा कुशलता से संचालित करने के लिए इसके लिए एक मंत्रालय ही गठित कर दिया, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दिया। उसी को हम कहते हैं दीवाने आरिज। आरिज विभाग भी दे सकता है, तो दीवाने आरिज या आरिज में से कुछ भी रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि आप ये मत समझ लेना कि दीवाने आरिज जो था वो कमांडर इन चीफ था। यदि आपके सामने में क्वेश्चन दे दे कि हु वॉज द कमांडर इन चीफ, तो उसमें दीवाने आरिज भी रहेगा और सुल्तान भी रहेगा। यदि सुल्तान भी रहेगा तो उत्तर सुल्तान जाएगा, क्योंकि सुल्तान ही बेसिकली सेना का प्रधान होता था। जैसे आज राष्ट्रपति है ना, वैसे ही सुल्तान होता था। उनके अधीन आज के डेट में जो राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री जैसे हैं, वैसे ही उस समय हुआ करता था कोई दीवाने आरिज। ये और बात है कि आज के डेट में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से गए हैं और वो सिविक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से गए हैं। लेकिन उस समय का शासन चूँकि मिलिट्री बेस्ड था, तो ज़्यादातर जो मंत्री थे वो बैकग्राउंड कौन सा लेकर आते थे, तो सैनिक बैकग्राउंड लेकर आते थे, चाहे वो वित्त मंत्री ही क्यों ना हो। तो अब इधर देखोगे कि दीवाने आरिज के अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि सैन्य विभाग के अंदर सुधार करने हैं तो कौन ऐसा सुल्तान है जिसने सैनिकों के नकद वेतन का इंतजाम किया, का उपाय कौन ऐसा है जिसने उनके लिए उनके लिए दाग और हुलिया लागू किया, दाग और हुलिया लागू किया, नगद वेतन की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए नगद वेतन की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाया, तो ये सारा काम अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। उसके समय में 5 लाख की सेना गठित हो चुकी है और
वह सेना की कुशलता को बढ़ाने के लिए यह इंतज़ाम करता है कि उनको नकद वेतन दो ताकि वो प्रोफेशनल मिलिट्री का रूप धारण कर सकें, और उनको दाग और हुलिया के माध्यम से डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड बनाओ। यदि हमने उनकी नियुक्ति के वक्त में उनके चेहरे के दाग और उनके हुलिया आदि की पहचान करके रखा है तो फिर वो अपने जगह पर कोई प्रॉक्सी नहीं भेज पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अन्यथा प्रॉक्सी भेज दिए जाएं, नियुक्तियों के वक्त में कोई और, युद्ध के वक्त में कोई और। तो हम दाग और हुलिया ले लेंगे, उनका परेड कराते रहेंगे, उनको हम कमिटेड बना के रखेंगे। देन इफ द बैटल कम्स इन द बैटल फील्ड दे कैन फाइट अप टू द मार्क। और नगद वेतन देने का फायदा ये है कि और दूसरा कोई काम वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि आप हमारे सेना में काम करो और आपको उस गांव के इलाके में एक भूखंड का रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपका ध्यान लगा रहेगा कि उस इलाके में खेती होगी तब तो हमको रेवेन्यू मिलेगा, तो आपका ध्यान खेती पे ज़्यादा रहेगा और लड़ाई पे कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मिलिट्री का जो लड़ने का हुनर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्या कहानी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये तय किया कि हमें बेहतर सेना बनाना है तो उसने नगद वेतन देने को तय किया कि उसके पास में मिलिट्री का काम छोड़कर और कोई दूसरा काम ही नहीं होगा। और उसके बाद दूसरी क्या बात हो जाएगी कि उन्हें नगद वेतन देना है तो पर्याप्त मात्रा में वेतन देना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में वेतन देने के लिए उस युग में इनके पास में उतनी मात्रा में सप्लाई ऑफ द सिल्वर नहीं था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर का अभाव चल रहा था, क्योंकि खनन में सिल्वर की जो प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति के सापेक्ष उसकी मांग करता बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नया खनन अभी कुछ मिला नहीं है तो सप्लाई शॉर्ट हो गया है, तो प्राइस बढ़ने लगा है। तो बढ़ते हुए प्राइस पे दुनिया के दूसरे देशों से चांदी खरीद के फिर उनको नगद वेतन देने में सुल्तान को आर्थिक संकट समझ में आ रहा है। तो उसका समाधान उसने यह निकाला कि हम आपको कम वेतन देंगे, लेकिन कम वेतन की क्रय शक्ति बढ़ा देंगे। और कम वेतन की क्रय शक्ति में वृद्धि कर देंगे। ये वृद्धि कैसे होगी? तो यह कि वस्तुओं का प्राइस सुल्तान स्वयं तय कर देगा और उसी निश्चित प्राइस पर वस्तुओं की आपूर्ति आपको मिलेगी। यदि वस्तुओं की प्राप्ति आपको निश्चित मूल्य पर मिलती है जो कम है, तो वेतन कम भी है, तो क्या दिक्कत है? आखिर मुद्रा क्या है? मनी क्या है? मनी इज अ गुड विच हैज़ अ परचेजिंग कैपेसिटी। इफ द परचेजिंग कैपेसिटी इज इनहेंस्ड, देन इफ इट इज लेस इन नंबर यू डोंट हैव टू वरी। तो यही लॉजिक रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सेना के इंप्रूवमेंट के लिए उसने क्या किया सो मालूम हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेना से संबंधित कोई सुधार कार्य और कोई किया है तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता है जो आपके जनरल स्टडीज के लेवल पर पूछा जा सके, तो उसको छोड़ दीजिए। तो आपके सामने बात है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा के अंतर्गत, इंसा का मतलब होता है पत्राचार, तो ऐसे समझिए आप पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग आप आज से मिलता जुलता कुछ यदि रिजेम्बलेंस खोजना चाहते हैं तो सूचना प्रसारण मंत्रालय मान लीजिए आप। पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो पहला तो जैसे दीवाने आरिज में आएगा कौन से विभाग, तो यही दीवाने इंसा में आएगा कौन सा विभाग। हो सकता है तीनों विभाग का नाम दे दे और उसका वर्जन पूछे आपको, पर्शियन वर्ड दे देगा, ये पर्शियन भाषा है, पर्शियन शब्द दे देगा, उसका इंग्लिश हिंदी जो भी वर्जन रहेगा आपका मीडियम उसके मुताबिक क्वेश्चन मैच करने के लिए दे देगा। और फिर देखोगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पत्राचार विभाग के बारे में यानी कि दीवाने इंसा के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसके रास्ते मिला है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता एक ट्रेवलर था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ही वॉज एन अरबियन
तो मोरक्को का निवासी था। अरबिक भाषा में उसने एक किताब लिखा है रहला नाम से। तो रहला के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का भी उसने काफ़ी वर्णन किया है, क्योंकि भारत में लंबे समय तक रहा था। उस क्रम में उसके इतिहास का भी थोड़ा सा वर्णन है। उसमें इल्तुतमिश और रजिया के बारे में भी चर्चा है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में चर्चा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक को वो पागल बादशाह बोलता है। उसके द्वारा राजधानी परिवर्तन और तमाम प्रकार के उसके द्वारा किए गए प्रयोगों की चर्चा करता है। दूसरी बात, वह ये खास बात बताता है कि इनके प्रशासन का शासन कैसे चलता था, इनके प्रशासन का ढांचा कैसे चलता था। उसी क्रम में वह ये इंसा के बारे में बता देता है। इसके अतिरिक्त वह भारत की यात्रा करने के दौर में जो कुछ देखा है अपनी आंखों से कि कहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कहाँ की प्रकृति कैसी है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से तीज त्यौहार हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल्ड वर्णन करता है। तो उस दौर के इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल हिस्ट्री को जानने के लिए भी उसकी किताब एक उपयोगी स्रोत है। वो बताता है कि भारत के समुद्र तट पे बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापारों का एक नेटवर्क बना हुआ था। यहाँ के जहाज़ सीधे चीन चले जाते थे। तो इस तरह की जानकारी आपके पास में है तो यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। फिर दीवान इंसा के बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। तो आपके सामने अगला मुद्दा आता है दीवान रिसालत। रिसालत को लेकर ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन खुद मेरे पास में नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा। आज तक इतिहासकार यह नहीं समझ पाए हैं कि कौन से विभाग का ये काम करते थे। विवाद यह है कि शायद यह विदेश विभाग था, और कुछ लोग यह कहते हैं कि शायद यह धार्मिक विभाग था। तो कुछ विदेश विभाग की बात करते हैं, कुछ धार्मिक विभाग की बात करते हैं। तो यह कौन सा विभाग था, धार्मिक था कि वैदेशिक था? इस तरह की बात यदि करोगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वैदेशिक और धार्मिक के मामले में कुछ भी एक ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा कभी। बिकॉज जिसका समाधान इरफान हबीब और सतीश चंद्रा नहीं कर पाए, उसका समाधान मेरा विद्यार्थी कैसे करेगा? तो बहुत सीधी बात है, ऑप्शन पीटी में यदि देना होगा तो कोई एक देंगे, और कोई एक देंगे देन यू डोंट हैव टू वरी। इसके अतिरिक्त इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। और उसके बाद फिर न्यायिक विभाग में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी हो कौन है, तो काजी उल कुजात। काजी सामान्य तौर पर न्यायिक विभाग के अधिकारी को कहते हैं, और काजी उल कुजात माने काजियों का काजी, ये सुप्रीम काजी हो गया। यही सुल्तान के नीचे का अधिकारी था। वैसे तो कमांडर इन चीफ कौन होगा, तो सुल्तान, और चीफ जस्टिस कौन होगा, तो सुल्तान। सुल्तान के नीचे ही सब होंगे। आज डेमोक्रेसी में वो संभव नहीं है ना। डेमोक्रेसी में वो संभव नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी में सोवरेन कौन है? सोवरेन डेमोक्रेसी में कौन है, तो पीपल। और पीपल ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाया फिर एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और भी बना दिया तमाम प्रकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके लिए बना दिया सीएजी, इसके अलावा बना दिया जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी के अंतर्गत चला गया एक सुप्रीम कोर्ट, उसका अंतर्गत एक हो गया सीजेआई। सीजेआई ही इंडिया में सबसे बड़ा जुडिशियल अधिकारी है। और वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है। राजतंत्र में सोवरेन होता है एक व्यक्ति, तो जो सोवरेन होगा वही अंतिम न्यायाधिकारी होगा। और आप देखोगे कि लोकतंत्र में तो सोवरेन होती है जनता, और चूंकि लोकतंत्र में सोवरेन जनता होती है तो इसीलिए आपको अभी पिछले दिनों एक कहानी समझ में आएगी कि 4 जजेज ऐसे थे जिन्हें असंतुष्ट थी
सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर, तो वो कहे थे कि हम जनता के कोर्ट में आए हैं, क्योंकि ये बात क्लियर है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दिस इज रॉन्ग, डोंट बी मैकेनिकल, बी लिटिल रैशनल एंड बी लिटिल ओपन टू द न्यू थिंग्स। चीज़ें नई नई होती हैं, इनके लिए आपको अपना दिल खोल के रखना पड़ेगा। और वो बात है कि हु इज द सॉवरेन, तो जनता सॉवरेन है, दे केम टू द कोर्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि इन सुप्रीम कोर्ट कौन बैठा हुआ है, तो लोग कहते हैं माई लॉर्ड, दिस इज अ वेरी ऑनरेबल वर्ड ओनली। हु इज द फाइनल लॉर्ड इन इंडिया? द पीपल ऑफ इंडिया। They are the representatives of the people of India in different capacities. So they found something not happening well within the constitutional ambit and the spirit of the constitutional ambit. They decided to come to the court of the people. That's it. इसे बहुत बड़ा बाबेला बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कोई चार आ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भंग हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ बहुत बड़ा मामला नहीं होना है। तो आप ये देखोगे कि कौन था सुप्रीम जस्टिस सल्तनत काल में? तो राजा। राजतंत्र में राजा ही होता है यदि राजतंत्र निरंकुशता वाला है तो। अब आपके सामने में प्रशासन का दूसरा स्वरूप आएगा। प्रशासन के दूसरे स्वरूप के तहत आप पढ़ोगे इक्तादारी सिस्टम। व्हाट इज इक्तादारी? इक्ता का ऑफिशियल मीनिंग यदि आप खोजोगे पर्शियन शब्द का, यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो है पेमेंट। पेमेंट फॉर द सर्विसेज। अब अगला मुद्दा है कि जब पेमेंट दिया जाता है तो पेमेंट तो कैश भी दिया जा सकता है। पेमेंट तो कैश भी दिया जा सकता है और पेमेंट देने का एक तरीका यह भी है कि लैंड ट्रैक विथ रेवेन्यू राइट। land track with revenue right, but no mastery of the land। आपको एक भूखंड दे दिया गया है जिसका रेवेन्यू आपके पास चला जाएगा। आप ये मत सोचना कि उस भूखंड के मालिक आप हो जाओगे। मालिक तो उस इलाके का जो भी किसान वगैरह है वही रहेगा। छोटा किसान, बड़ा किसान, जो भी है उस इलाके की भूमि का मालिक वही रहेगा। उस इलाके की भूमि से रेवेन्यू की वसूली का अधिकार है राजा का, यानी सुल्तान का। सुल्तान ने उस एक पर्टिकुलर एरिया के रेवेन्यू आपके नाम पर असाइन कर दिया है, वही आपका पेमेंट है। ऐसे सैकड़ों रेवेन्यू असाइनमेंट्स आएंगे जो किसी ऑफिसर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उन सारे ऑफिसर्स को इसी से वेतन की प्राप्ति होगी और इसलिए उनको इक्तादार कहते हैं। दोज हु गॉट इक्ता बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड सर्टेन सर्विस टू द स्टेट, दे आर द इक्तादार्स। तो एक जनरल मीनिंग ऑफ द इक्तादारी सिस्टम ये हुआ कि ऑफिसर्स जिनको बतौर वेतन इक्ता दिया जाता था उनको हम इक्तादार कहते हैं। तो एक वर्ड में यदि आपसे पूछे हु वेयर इक्तादार, ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्ता? पेमेंट इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज, सेवा के बदले में भुगतान। अब हम इसके एक लेयर नीचे चलेंगे। तो एक लेयर नीचे जब चलेंगे तो कहानी क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। तो कहानी क्या है कि इक्तादारी का मतलब है सल्तनत के प्रशासन को इल्तुतमिश ने
इक्तादारी के सिस्टम पर पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता कि हु इज द इनिशिएटर ऑफ दिस इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया, देन यू विल हैव टू टेक द नेम ऑफ इल्तुतमिश। उसने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को डिफरेंट इक्ताओं में बांट दिया, ऐसे समझ लीजिए। पूरे साम्राज्य को डिफरेंट इक्ताओं में बांट दिया। The empire was divided into certain pockets. The pockets are called the इक्ताज। इसे आप सामान्य तौर पर समझिए कि जैसे किसी इलाके में एक गवर्नर शासन चलाता है, वैसे ही एक इलाका कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस इलाके के अंदर एक इक्तादार की नियुक्ति हो गई। तो एक इलाका मिलता जुलता समझिए प्रोविंस, एक इलाका का कौन है प्रभारी? इक्तादार। अब मैं इन सबको मिटा के उसमें एक इक्ता रहने दूंगा सिर्फ। तो आप समझिए कि ये साम्राज्य हो गया, तो उसी साम्राज्य का एक इक्ता है, मैं उसके रिप्रेजेंटेटिव रूप में इसको रख देता हूं। एक इक्ता है, इस इक्ता के अंदर इसके हेडक्वार्टर में एक इक्तादार है। तो अब सवाल ये उठता है कि इक्तादार का क्या ड्यूटी है, इक्तादार की क्या ड्यूटी है, उसका क्या कर्तव्य है उसका क्या? तो एक कर्तव्य है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, दूसरा है राजस्व रेवेन्यू की वसूली, तीसरा है न्याय प्रशासन देखना, चौथा है एक सैनिक टुकड़ी को मैनेज करना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। तो इक्तादारी वाले में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है कि इक्तादारी सिस्टम में इक्तादार का दायित्व क्या था? तो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू है, जस्टिस है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। जितने इक्तादार थे सारे इक्तादारों से यह कहा गया था कि तुम एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी मेंटेन करोगे। संख्या का निर्धारण सुल्तान स्वयं करता था। उस निश्चित संख्या में तुम सैनिक संख्या मेंटेन करोगे और जरूरत पड़ने के बाद तुम उसका उपयोग करो, और तुम उपयोग करो तो करो, फिर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे सर्विस में तुम इसे भेज देना। जहां भी हम तुमको निर्देश देंगे वहां तुम भेज देना। जब तक कि हमारी कोई जरूरत नहीं है स्पेशल, तब तक तुम उस सेना का इस्तेमाल करो अपने इलाके के प्रशासन के बेहतर संचालन करने के लिए। और यदि तुम्हारे पास में सैनिक टुकड़ी नहीं होगी तो तुम उस इलाके में कुशलतापूर्वक शासन चला भी नहीं पाओगे। कौन सा तुम डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड होकर आए हो? तुम तो राजा के रिप्रेजेंटेटिव हो। राजा तो तलवार के बल पर क्षेत्र जीता है और जनता के ऊपर जबरदस्ती शासन चलाता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जनता के बीच में पॉपुलर हो नहीं हो सकता है कि विरोध हो जाएगा। विरोध होगा तो तुम्हारे हाथ में तलवार है, तलवार को दिखा के तुम शासन चला लोगे। तो इसलिए वो सिस्टम बनाया गया। और अब क्या कहानी है कि इस इलाके का रेवेन्यू मान लो इन्होंने वसूल किया, यदि रेवेन्यू की कुल राशि 1 लाख है, 1 लाख रुपए की यदि वसूली हुई तो उसी 1 लाख रुपए से ये अपना सारा खर्चा चलाते थे। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो, चाहे रेवेन्यू की वसूली का खर्चा हो, चाहे न्याय विभाग का या सैन्य विभाग का, जितना भी खर्चा है उस इलाके के प्रशासन के ऊपर, वो सारा खर्चा उन्होंने इसी इनकम से निकाल लिया। और मान लीजिए कि 80,000 रुपया इनका खर्च हो गया, तो बच गया 20,000। ये जो 20,000 है इसको बोलते हैं फवाजिल। ये शब्द पूछा जा सकता है, फवाजिल का मतलब क्या है? ये दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में या मुगल काल वाले में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इस शब्द का मतलब क्या था। तो शब्द का मतलब दे देगा फवाजिल।
फवाजिल माने अतिरिक्त। गांव के देहात के लोग होंगे तो कई दफ़ा हम लोग के यहाँ जो बिहार में लोग हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी फाजिल बोलते हैं। फाजिल शब्द है ये, इससे तो बहुत बहुत फाजिल बातें ना करो, माने अतिरिक्त बातें ना करो, बहुत ज़्यादा बातें ना करो, ये बात हुई, वही अतिरिक्त है। हालांकि एक दूसरा शब्द भी है पर्शियन भाषा का, उसको बोलो फवाजिल। फाजिल फवाजिल दो अलग अलग शब्द है। जब कोई ऐसे बोले फाजिल, फाजिल माने जॉक के ऊपर जब कोई नुक्ता लगाएगा तो इसका मतलब हो गया विद्वान आदमी। आप लोगों ने फिल्मों में अदालती सीन के दौरान देखा होगा कि हमारे फाजिल मित्र ने ऐसा कहा, हमारे फाजिल मित्र ने ऐसा कहा। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे अतिरिक्त मित्र ने और फालतू टाइप के मित्र ने कहा, उसका मतलब है कि हमारे विद्वान मित्र ने कहा। लर्नर फ्रेंड, अंग्रेजी में उसको लर्नर फ्रेंड समझते हैं, फाजिल मित्र। यहाँ पर फवाजिल है, फवाजिल का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब हो गया कि 100,000 था, उसमें 80,000 खर्च किए, बच गया 20,000। ये 20,000 हमारी बचत की राशि है, यही फवाजिल है। इस बचत की राशि का हकदार कौन है? तो सुल्तान। और इक्तादार क्या करेगा? ये 20,000 भेज देगा सुल्तान के सेंट्रल एक्सचेकर के बीच। बात समझ में आ गई? तो इक्तादारी सिस्टम क्या था? इक्तादारी सिस्टम यही है। इसको किसने कंसोलिडेट किया था? इल्तुतमिश ने। अब इसके ऊपर अगला सवाल क्या आ सकता है? तो अगला सवाल यह आ सकता है कि इल्तुतमिश एंड बलबन, इनके बीच का जो काल है उस दौरान देखोगे तो इक्तादारी सिस्टम कमज़ोर पड़ गया था। क्योंकि जब सुल्तान कमज़ोर पड़ता है तो अमीर सर पे चढ़ने लगते थे, दीवानी रिसालत के लोग सर पे चढ़ने लगते थे। और जब वो लोग सर पर चढ़ते थे तो इसका नतीजा ये निकल के आता था कि इक्तादारी व्यवस्था लचर पड़ जाती थी। सामान्य तौर पर इक्तादारी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त खूबियां थी जो आपको जानना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिसर और पेमेंट। आपने इतना तो समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि एक इलाका में यदि उनकी नियुक्ति हो गई तो इलाका का शासन कैसे चलेगा, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट वो कैसे होगा? तो सुल्तान अपनी मर्जी से उनकी नियुक्ति करता था। सुल्तान नीड्स नो नेसेसिटी टू आस्क एनीबडी कंपल्सरीली कि whom should be appointed for a particular post। बाकी यदि किसी से पूछा तो सिर्फ एडवाइजरी के रूप में पूछा, एडवाइज देने के लिए लोग थे, बट दे वेयर नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू सजेस्ट समथिंग बाइंडिंग अपॉन द सुल्तान। सुल्तान अपनी मर्जी से नियुक्ति करता था। दूसरी बात है, यदि अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपका यदि अपॉइंटमेंट है लखनऊती माने बंगाल के इलाके में, तो कल को आपको कड़ा भेजा जा सकता है, माने इलाहाबाद के इलाके में। कड़ा से आपको बदायूं भेजा जा सकता है। आप इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे, लखनऊ और दिल्ली के, लखनऊ और आगरा के बीच में मिलेगा। आपको बदायूं से कल को हो सकता है कि दीपालपुर भेज दिया जाए, दीपालपुर पंजाब के इलाके में। तो कहीं से भी भेजा जा सकता है, कहीं को भी। यही ट्रांसफ़र सिस्टम है। प्रायः 3 साल के अंतर्गत ट्रांसफ़र हो जाता था। और उसके बाद फिर आप एक सर्टेन पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं, आप सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। और सेवानिवृत्त यदि हो गए हैं तो आपका इक्ता फिर ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इक्ता आपको वंशानुगत दिया गया है, वंशानुगत नहीं। आपके बाद आपका बेटा आप
के जगह पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सुल्तान तय करेगा कि उसके बाद कौन आएगा। और इस बीच में आपकी कोई गलती समझ में आ गई तो आपका रिमूवल भी हो सकता है, जहां आपको इक्ता दिया गया है वहां से भी रिमूवल किया जा सकता है, और सुल्तान थोड़ा ज़्यादा नाराज हो गया तो दुनिया से भी रिमूव कर सकता है। तो इस तरीके से इक्तादारी सिस्टम समझ गए आप लोग। पोस्ट वंशानुगत नहीं था, और नियुक्तियों के इलाके में उन्हें कुछ समय के लिए जगह दिया जाता था, बाद में उनको ट्रांसफ़र करके कहीं और भी भेजा जा सकता था। फिर इल्तुतमिश से बलबन के बीच में कमज़ोर रहा इक्तादारी सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कमज़ोर सुल्तान रहता है तो अधिकारी अपने जगह पर अपने बेटा की नियुक्ति करवाने लगते हैं, पद वंशानुगत होने लगता है, नॉट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। दूसरी और क्या बात होती है? तो बात यह होती है कि ट्रांसफ़र समय पर नहीं होता है। और क्या बात होती है कि फवाजिल का जो अमाउंट था वो अमाउंट सुल्तान के कोष में नहीं जाता था, करप्शन कर लेते थे। और क्या गड़बड़ी होती है कि इक़्तादार अपने लिए जो निश्चित संख्या में सेना को मेंटेन करना था, उसके अंदर संख्या कम कर देते थे, उसमें सेना की गुणवत्ता कम कर देते थे, सैनिकों के वेतन में से घपला कर लेते थे, और इस तरीके से वह पैसे कमा रहे थे और शासन लचर हो रहा था। बलबन जब सुल्तान बना तो बलबन ने इस सिस्टम को ठीक किया, और बलबन ने जब सुल्तान के बनने के बाद इस सिस्टम को ठीक किया तो उसने क्या क्या किया ठीक करने के दौरान, उसका डिटेल आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है। बस इतना कि इल्तुतमिश के समय में एक खास तरीके का शक्ति समूह खड़ा हो गया था, जिसे हम कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी का जो बॉडी खड़ा हो गया था, ताकतवर तुर्की अमीरों का एक समूह, उसको बलबन ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद आप देखोगे कि उसने वंशानुगतता की प्रवृत्ति को फिर से खत्म कर दिया, वंशानुगतता को खत्म कर दिया। वह ट्रांसफर को रेगुलर कर दिया। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल है, क्वेश्चन पूछे जाने के लायक, वो ये कि इक्तादारी में फवाजिल की वसूली को लेकर जो गड़बड़ियां होती थी, उन गड़बड़ियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति किया, वह ख्वाजा। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि बलबन ने ये एक नया प्रयोग किया ताकि सरप्लस माने फवाजिल की वसूली सुनिश्चित हो सके। फिर अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने में अगला पर्सनालिटी जो आएगा इस संदर्भ में, वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है इक्तादारी सिस्टम में अतिरिक्त? तो एक तो आप समझ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी बलबन की तुलना में ज़्यादा बड़ा साम्राज्यवादी शासक है। बलबन की सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि वह सल्तनत का प्रशासन सुदृढ़ कर दे, क्योंकि उसके समय में राज्य बहुत ही ज़्यादा अंतर विरोधों से ग्रस्त था।
विद्रोहों से ग्रस्त था, विदेशी हमले से डरा हुआ था, इसलिए वह एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन पर ज़्यादा फोकस किया, साम्राज्य विस्तार की ओर नहीं गया। उसके सुल्तान बनने के बाद एक भी इलाके में सल्तनत का विस्तार नहीं हुआ है। दिल्ली से बाहर सिर्फ एक बार गया था, तब जबकि उसी के एक अमीर तोगरेल खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था। अदरवाइज वह उसके बाद कभी नहीं गया था दिल्ली से बाहर, क्योंकि मंगोलों का हमला हो सकने का भी डर उसको लगता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखोगे तो सल्तनत का खूब ज़्यादा विस्तार होता है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सभी क्षेत्रों में अभियान होता है, और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी इलाके को अपने साम्राज्य के अधीन भी ले लिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक तो साम्राज्यवादी होना, और साम्राज्यवाद की ज़रूरत की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी सैनिक शक्ति का विकास करना और सेना में सुधार कर लेना, और सेना की ज़रूरत की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की नीति को लागू कर देना। इन सब के अतिरिक्त आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी की एक कोशिश यह है कि वह उलेमा को कंट्रोल में रखता है, उलेमा को नियंत्रण में रखता है, अमीर को नियंत्रण में रखता है, और वह इन सब के अतिरिक्त जो एक कार्य कर रहा है वह ये कि पुराने अधिकारियों पर भुगतान का जो बकाया था, भुगतान का जो बकाया था, उसकी वसूली के लिए दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति किया, दीवान ए मुस्त खराज नामक अधिकारी की वसूली की नियुक्ति किया। इसके बाद फिर आप देखोगे कि इसने एक अगला काम यह किया कि भूमि की पैमाइश, मेजरमेंट शुरू कर दिया, नपाई शुरू कर दिया, भूमि की पैमाइश आरंभ कर दिया, भूमि की पैमाइश आरंभ कर दिया। मेजरमेंट ऑफ द लैंड वाज बिगन। तो भूमि की पैमाइश शुरू कर दिया, मेजरमेंट ऑफ द लैंड वाज बिगन। तो अब उसके तहत क्या बात हो रही है कि मेजरमेंट ऑफ द लैंड जब शुरू हो रहा है तो इसमें भूमि की पैमाइश जब शुरू होती है तो क्या होता है। भूमि की पैमाइश को लेकर मैं आपके सामने में ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, अलाउद्दीन से लेकर शेरशाह, शेरशाह से होते हुए ये अकबर, इन तीनों को एक साथ जोड़ के पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए अलग सेशन रख देता हूँ, और उनसे जोड़ते हुए मैं आगे थोड़ा सा हिंट कर दूंगा ब्रिटिश काल का, हालांकि मैंने ब्रिटिश काल वाला बता दिया है पहले। तो इधर की चर्चा यहीं पर रुकता हूँ। अब हम ये समझ रहे हैं कि अलाउद्दीन ने रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म करते हुए इक्तादारी को कैसे मजबूत किया था। सो ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था कि ये इक्ता है, इस इक्ता की भूमि की मात्रा कितनी है, तो भूमि की मात्रा पहले अनुमान पर आधारित थी, और अब क्या हुआ, भूमि की पैमाइश हो जाएगी। पैमाइश जब हो जाएगी तो आपको अनुमान के बजाय ज़्यादा ठोस तरीके से ज्ञात होगा कि उस इलाके की भूमि कितनी है और भूमि की उपज कितनी है, भूमि की उपज के आधार पर भूमि की कुल उपज कितनी हुई।
पहले भूमि की मात्रा, फिर उर्वरता, और उर्वरता के आधार पर टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के बाद फिर आप यह तय कर सकते हैं कि हमारी कुल वसूली कितने की हुई होगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू तो आपने तय ही कर रखा है। तो you came to know the amount of the land, you came to know the productivity of the land, you came to know the gross production of that area, and you came to know कि what is the price of that product, and later on what is your percentage you have already fixed. Then you will decide कि what amount you would have assessed and achieved. तो इस तरीके से आप पहले की तुलना में ज़्यादा ठोस हो जाएंगे। ऐसे में इक़्तादार ज़्यादा बेईमानी नहीं कर पाएगा, ये कहानी है। पहले इक़्तादार कह देता है कि 1,00,000 रुपये का अनुमान था लेकिन मिला 80,000 रुपये ही, और 80,000 रुपये खर्च हो गया, तो अब केंद्रीय खजाना में कुछ भी नहीं जाएगा। और यदि एक सुल्तान कहेगा कि 1,00,000 रुपये का मेरा अनुमान है, उसके आसपास ही आना चाहिए, 2-4 हज़ार कम बेसी हो सकता है, लेकिन तुम ज़्यादा बड़े गैप की बातें करोगे तो सुल्तान इस बात को तुरंत समझ लेगा कि तुमने करप्शन किया है, और सुल्तान तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और जब तुम जानते हो कि मेरी गलती पकड़ी जा सकती है, और पकड़ी जाने की स्थिति में सुल्तान कठोर पनिशमेंट देगा, तो तुम डर के मारे गलत काम नहीं करोगे। तुम तब भी गलत कर सकते हो जब सुल्तान कड़ा पनिशमेंट देता है, यदि तुम्हें लगता है कि सुल्तान को पता ही नहीं चलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ऐसा सिस्टम बना दो कि जिसके अंतर्गत you will come to know if something wrong has happened, and this was the policy of अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चलकर देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सिस्टम बनाया है इसको लेकर। तो उसका सिस्टम यह है कि एक इक्ता में 2 व्यक्तियों की नियुक्ति शुरू हुई, 2 व्यक्तियों की नियुक्ति शुरू हुई। पहले एक इक्ता में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति होती थी, 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। वो एक को बोल दिया कि तुम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी, और एक को बोल दिया कि तुम रेवेन्यू देखोगे। तो इससे क्या होगा कि शक्तियां विभाजित हो जाती है, तो कोई एक व्यक्ति किसी इलाके का प्रभारी नहीं होता है तो वह व्यक्ति उतना ताकतवर नहीं हो पाता है। जब रीजनल ऑफिसर्स बहुत ताकतवर हो जाते हैं, तो जैसे ही सुल्तान थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है कि ये लोग स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, 3, 4, 5 मिल जाएंगे तो सुल्तान की जगह पर अपनी मर्जी के व्यक्ति को सुल्तान बनाने की कोशिश भी करते हैं। इन सब स्थितियों से अपने आप को बचाए रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह इंतजाम किया कि किसी को उतना ताकतवर होने ही न दो, और किसी को उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होने दोगे। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, उतना ताकतवर होने से रोकने का एक ही उपाय है कि तुम उनके ऊपर ऐसे तरीके से नियंत्रण रखो कि उनको विभाजित कर दो। फिर अब देखते हो कि उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में हम देखते हैं कि इक़्तिदारी कमज़ोर हो गया। फिरोज शाह तुगलक काल में इक़्तिदारी कमज़ोर हो गया, क्योंकि निगरानी कमज़ोर हो गई। निगरानी कमज़ोर हो गई, निगरानी कमज़ोर होगी तो क्या होगा? पद वंशानुगत होने लगेंगे, ट्रांसफ़र रेगुलर नहीं होगा, दागर हुलिया की जांच नहीं होगी, और जब ये सब नहीं होगा तो ऐसे में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और उनके शक्तिशाली हो जाने के कारण जैसे ही सुल्तान कमज़ोर पड़ेगा केंद्र में, जैसा कि फिरोज शाह तुगलक के बाद हुआ, तो वैसे ही उनके जो अधीनस्थ लोग हैं वो अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं, और इससे साम्राज्य के बिखराव का डर पैदा होता है। यही हुआ भी। एक नाम इस क्रम में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो छूट गया, फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का पिता। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या चेंज आया था? तो यह आया था कि उसने कहा कि इक़्तिदार फवाजिल में
फवाजिल का एक अंश रख सकता है, एक अंश रख सकता है, और फिर सेना के वेतन का एक अंश रख सकता है। ये दो तरह की छूट दी गई थी। इक्तादार सेना के वेतन का भी एक अंश रख सकता है, कितना रख सकता है वो मालूम नहीं है, वो नहीं लिखा गया है। बर्नी ने बस इतनी ही बात बता दी है। तो आपको यह समझ लेना है कि एक रिफॉर्म किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ये वाली बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेना की नियुक्ति कौन करता था। तो इक्तादार करेगा अपॉइंटमेंट, इक्तादार ही उसका करेगा मैनेजमेंट, इक्तादार ही उसको देगा भुगतान सेना का। लेकिन सेना का भुगतान कितना होगा, यह अमाउंट तय कौन करेगा? आप जब याद करेंगे तो भूल जाएंगे। फिर यदि आप खुद ही एक प्रशासक की तरह सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेना का वेतन देगा इक्तादार, लेकिन तय करेगा सुल्तान। तय करेगा सुल्तान। क्यों? क्योंकि यदि इक्तादार को हम तय करने के लिए दे देंगे तो इक्तादार तो ये कह देगा कि जितना भी इनकम हुआ है उस इक्ता के रेवेन्यू से हमने सारे के सारे पैसे को बांट दिया सैनिकों के वेतन के ही रूप में। अपनी मर्जी से जब भुगतान देना है तो भुगतान बढ़ा के भी दे सकता है और कम भी दे के ज़्यादा बढ़ा के बोल सकता है। तो इसलिए उन सब स्थितियों से बचने के लिए सुल्तान ने कह के रखा है कि सेना की नियुक्ति तुम करो, सेना का भुगतान तुम करो, लेकिन एक सैनिक का वेतन कितना होगा हमने पहले से तय करके रखा है, उतने मुताबिक भुगतान करोगे। यदि हमने तय करके रखा है 80 जमा बोल दिया 80 टंका या जीतल, उस समय का करेंसी है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 80 टंका मान लीजिए वेतन तय करके रखा है हमने, एक साल का वेतन है सैनिक का। तो आपने यदि 2000 सैनिक अपॉइंट किया है हमारे आदेश के मुताबिक, तो 2000 इंटू 80 करके आपके सैनिक का वेतन तय हो जाएगा। हो ये सकता है करप्शन में कि आप सैनिकों को 80 ना दे के किसी को 75 दे दें, किसी को 77 दे दें, और 3 टंका या 5 टंका आप ही गबन कर जाएं। इसी को लेकर कहा गया था कि सैनिकों के वेतन का एक हिस्सा रख सकने का अधिकार है इक्तादार को, कितना वो मालूम नहीं। लेकिन ये बात तय रखिएगा दिमाग में कि सैनिक का वेतन कितना होगा, इसका निर्णय कौन करता था। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये टेक्निकल है इसीलिए क्वेश्चन आता है। कई दफा लोग याद करने लगते हैं, याद करने से दिक्कत होती है। जिस जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक लॉजिकल वजह होता है। यहां मैंने समझाया कि सैनिक का वेतन सुल्तान तय करता है क्योंकि वही तय कर सकता है, नहीं तो सिस्टम ही कलेप्स कर जाएगा। अब इक्तादारी वाला सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो दिल्ली सल्तनत के दौरान रेगुलर नहीं हुआ था, स्थानीय शासन नियमित नहीं था, बावजूद इसके सरकार और परगना शब्द हमको मिलता है। तो सरकार का मतलब समझिए जिला स्तर और परगना मतलब ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर। और शहर का प्रशासन कौन संभालता था? तो कोतवाल। और गांव का प्रशासन, तो गांव के अंतर्गत सल्तनत का हस्तक्षेप नहीं होता था। बहुत रेवेन्यू मिल गया तो हमारा काम हो गया। गांव का शासन
इलेक्टेड हेड चलाता था, इलेक्टेड हेड। वही गांव के प्रशासन का जो इलेक्टेड हेड मालिक था उसको महत्तर कहा जाता था। महत्तर, महत्तर प्राचीन काल में भी कहा जाता था, इस काल में भी कहा जाता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम भी तो है। तो गांव का शासन इलेक्टेड हेड के द्वारा, शहर का सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए कोतवाल के द्वारा, और बाकी ये क्लियर हो गया। अब इस दौर में एक बड़ा पॉइंट है, रेवेन्यू की वसूली कैसे होती थी। तो रेवेन्यू सुल्तान तय करेगा, सुल्तान तय करेगा। और फिर देखोगे कि ये यदि साम्राज्य है तो साम्राज्य के भूखंडों को दो भाग में बांट दिया जाता था। एक होता था खालसा और एक होता था इक्ता। खालसा से जो भी रेवेन्यू की वसूली होगी वह राशि चली जाएगी सेंट्रल एक्सचेकर में, केंद्रीय कोष में, सुल्तान के खजाना में। और इक्ता से जो भी रेवेन्यू की जो वसूली होगी वो चली जाएगी इक्तादार के पास, इक्तादार के पास। खालसा की राशि गई खजाना में, और खजाना में जो पैसा गया है उस पैसे से सुल्तान अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक व्यय करेगा। जब व्यय का कार्य होता है तो व्यय, सारा का सारा पैसा स्वयं सुल्तान तो व्यय नहीं करता है ना, व्यय तो विभिन्न विभागों के माध्यम से होता है। तो विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने जो व्यय का कार्य किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं, उस विषय पर निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी होता था, मुस्तौफी ए मुमालिक, मुस्तौफी ए मुमालिक। ये एक तरह से सीएजी के जैसा मिलता जुलता एक अधिकारी है। सीएजी तो केंद्र में बैठी हुई सरकार की भी जांच कर लेता है, लेकिन इस दौर में सीएजी सुल्तान के खर्चे की जांच नहीं कर सकता था, सुल्तान के अधीनस्थ सारे अधिकारियों के खर्चे की जांच कर सकता था, क्योंकि सॉवरेन को एग्जामिन किया नहीं जा सकता। सॉवरेन तो मालिक होता है, उससे सारी शक्तियां निकलती है। तो सॉवरेन कैन नॉट बी एग्जामिन, सॉवरेन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। आज जनता कोई जांच हो जाती है, जनता को गिल्टी बता दिया जाता है, तो उसका वजह यह है क्योंकि एक व्यक्ति तो सॉवरेन है नहीं। अब 130 करोड़ लोगों को सॉवरेन मान के हम कहते हैं कि सॉवरेन कैन नॉट बी एग्जामिन, सॉवरेन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी, तो फिर इंसान किसी भी बात पे किसी से गुस्सा हो जाएगा तो कुल्हाड़ी लेके जाएगा, गर्दन ही काट देगा। और ये कहते हुए कि मैं तो सॉवरेन हूँ, आई कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। तो इसलिए इंसान ने समाज के बीच से राज्य का निर्माण करते हुए ही यह तय कर दिया है कि हमारे द्वारा निर्मित राज्य हमारे द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक काम करेगा, उस कानून का उल्लंघन जो भी करेगा वो सजा पाएगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन वहाँ जो राजा था वो तो एक था उस दौर में। तो राजतंत्र में सॉवरेन गया यदि राजा, तो उसने पैसा कैसे खर्च किया उसकी जांच नहीं होती थी, लेकिन उसके अधिकारी चाहे वजीर हों, चाहे आरिज हों, चाहे इंसा के हों, चाहे रिसालत के हों, चाहे काजिल कुजात हों, ये सब लोग पैसा कैसे खर्च किए हैं इसकी जांच करने के लिए एक मुस्तौफी मुमालिक होता था, ये पूछा जा सकता है। फिर आप देखोगे कि इस इक्तादार के पास में जब आ गया इक्ता का पैसा, तो इक्तादार ने क्या किया, पहले यहां से रेवेन्यू की वसूली की, वसूली के बाद में खर्च किया, खर्च के बाद में फवाजिल बचा, और फवाजिल को भेज दिया सेंट्रल एक्सचेकर में, केंद्रीय कोष में। तो आपसे ये शब्द पूछा जा सकता है, खालसा का मतलब क्या है। तो भूमि दो खंडों में बटी, खालसा भूमि और इक्ता भूमि। खालसा भूमि का रेवेन्यू सीधा सीधी
केंद्रीय कोष में गया और वहाँ से वह अपनी ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक खर्च किया। ये चीज़ आपको मुगल काल में भी नजर आने को है। वहाँ पर खालसा और जागीर भूमि के बीच में विभाजन हो जाता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि चाहे खालसा भूमि हो चाहे इक्ता भूमि हो, इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? मालिक तो किसान होता था। किसान छोटे भी हो सकते थे, बड़े भी हो सकते थे, और इन मालिकों की भूमि के ऊपर रेवेन्यू तय कौन करेगा? तो सुल्तान। और फिर वसूली कौन करेगा? जमींदार। जमींदार। जमींदार शब्द का पहला उपयोग किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इस समय बरनी जमींदार शब्द की जगह पर लिखता है खूत। खूत, खूत वर्ड लिखता है वो। तो आप देखोगे कि वसूली कौन करेगा? तो जमींदार, और उसी को बरनी क्या लिखता है? खूत। यहां पर कहानी यह है हमारी कि रेवेन्यू की वसूली जमींदार ने जो किया है वह राशि किसके पास चली जाएगी? तो हो सकता है परगना स्तर का अधिकारी हो तो परगना स्तर के अधिकारी को दे देगा। हमेशा नहीं रहा है मौजूद परगना स्तर का अधिकारी, तो फिर सरकार के स्तर के अधिकारी को दे देगा। जमींदार के निकटतम जो भी रेवेन्यू विभाग का अधिकारी रहेगा, जमींदार रेवेन्यू की वसूली करके उस व्यक्ति के खजाने में जाकर पैसा जमा कर देगा, और इस तरीके से वो पैसा किसके पास चला जाएगा? उस क्षेत्र के इक्तादार के पास। और इक्तादार उसी पैसे से तमाम खर्च निकालने के बाद जो पैसा बच गया फवाजिल का भेज देगा केंद्रीय कोष में। अब यहां पर एक बात निकल के आती है कि जमींदार कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है क्या? नो। जमींदार सरकारी अधिकारी नहीं था। जमींदार बेसिकली एक रेवेन्यू कलेक्टर था जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करता था और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता था। अतः जरूरी नहीं है कि उसके बाद उसी का बेटा जमींदार होगा, लेकिन यदि अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बेटा को जमींदारी मिलते जाती थी। न तो यह एक सरकारी अधिकारी है, न ही यह एक हेरिडिटरी पोस्ट है, लेकिन यदि अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो मिलता जाता है उसके बेटे को, और नॉर्मली इसका प्रैक्टिस था। तो जमींदार कौन है, इसकी बात समझ में आ गई आप लोग को। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी की चर्चा में हमारा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब हम लोग इसके बाद वाले सेशन में जो कल होगा उसमें चलेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। आज इतना ही। थैंक यू।